हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे डीजल साइकिल की। अब डीजल साइकिल की स्टार्ट करने से पहले हमने ऑटो साइकिल पढ़ा था। जब हमने ऑटो साइकिल पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि ये ऑटो साइकिल जो होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल होती है। अब बात ये आती है कि जब हमारे पास ऑटो साइकिल है तो डीजल साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बात ये कि हमने जो अब ऑटो साइकिल पढ़ा था, स्पार्क इग्निशन इंजन पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि जो अपर लिमिट है कंप्रेशन रेशियो की, जो अपर लिमिट है वो लिमिटेड होती है। तो लिमिटेड होने की वजह से वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो उसका होता है वो लिमिटेड होता है। अब इस लिमिटेशन को, जो कंप्रेशन रेशियो का जो लिमिटेशन है, इसको कम करने के लिए हमने क्या किया, एयर और फ्यूल को अलग अलग कंप्रेस किया, और जब कंबसन करना हुआ उस टाइम पे हम दोनों को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एयर जो होता है वो हायर टेम्परेचर तक कंप्रेस हो जाता है, और फ्यूल आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की वजह से फ्यूल आपका इग्नाइट हो जाता है। और इससे हमें एक ये एडवांटेज मिलती है कि जो हम एडिशनल इक्विपमेंट लगा रहे थे सेल्फ इग्निशन स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए, लाइक इग्निशन सिस्टम वगैरह जो लगाए थे, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे इंजन जिसमें हमें क्या करते हैं, एयर और फ्यूल को अलग अलग कंप्रेस करते हैं और ड्यूरिंग कंबसन हम उसको आपस में मिलाते हैं, ऐसे इंजन को हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। और इस जिस साइकिल पे वर्क करते हैं उस साइकिल को हम कहते हैं डीजल साइकिल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में डिफरेंस की, तो हमें ये पता है कि ऑटो साइकिल जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है, लेकिन अगर हम डीजल साइकिल की बात करें तो डीजल साइकिल में जो भी हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है, जैसे हमें पता है 0 से 1 हमारा सक्शन होगा, 1 से 2 हम क्या करेंगे, इसमें जैसे हमने ऑटो साइकिल में फ्यूल एयर के मिक्सचर को कंप्रेस किया था, इसमें हम सिर्फ एयर को 1 से 2 कंप्रेस करेंगे। और जब एयर कंप्रेस हो जाएगा 1 से 2, सॉरी 1 से 2 में हम ये कंप्रेशन है ना, हाँ 1 से 2 में हम आपका एयर को कंप्रेस करेंगे। जब 2 पे एयर कंप्रेस हो जाएगा तो इस जब कंप्रेस कंप्लीट होगा यार, उस समय हम फ्यूल को इग्नाइट कराएंगे, फ्यूल को इंटर कराएंगे। जब फ्यूल को हम इंटर कराएंगे तो एयर इतना ज़्यादा कंप्रेस हो चुका रहेगा कि वो फ्यूल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूल आपका इग्नाइट हो जाएगा और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा, फिर आपका 3 से 4 एक्सपेंशन और 4 से 1 हमारा हीट रिजेक्शन एज कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी अगर हम साइकिल की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 0 से 1 है ये सक्शन है, और 1 से 0 हमारा एग्जॉस्ट, 1 से 2 बात करें तो हम कह सकते हैं कि कंप्रेशन है, 2 से 3 की बात करें अगर तो 2 से 3 हमारा क्या होगा, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। 3 से 4 हम बात करें तो 3 से 4 हमारा सेम प्रोसेस है जो आपका एक्सपेंशन होता था। और 4 से 1 बात करें तो 4 से 1 हम कह सकते हैं कि हीट रिजेक्शन है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, लेकिन एडिशन जो हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है। ठीक है, अगर इसका हम टीएस डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, तो 1 से 2 आपका क्या था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, यानी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा 1 से 2, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। 2 से 3 पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट एडिशन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कुछ ऐसे टेम्परेचर एंट्रोपी बढ़ेगी, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन। 3 से 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, तो 3 से 4 कुछ हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कुछ ऐसे हो जाएगा, टेम्परेचर गिरेगा, एक्सपेंशन हो रहा है। तो 4 से 1 हमारा हीट रिजेक्शन है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी 4 से 1 हम कुछ ऐसे बनाएंगे, ये आपका रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन वो टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम थर्मल इफिशियंसी की बात करें तो थर्मल इफिशियंसी क्या होगा, जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, या हम कह सकते हैं कि जो इफिशियंसी होगी डीजल साइकिल की वो क्या होगी, QS हीट सप्लाइड किस पे हम कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, M कांस्टेंट प्रेशर CP टेम्परेचर डिफरेंस T3 माइनस T2 माइनस हीट रिजेक्टेड QR की बात करें तो हीट रिजेक्टेड कहाँ पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, MCV DT टेम्परेचर यानी क्या T4 माइनस T1 अपॉन QS कितना आया था हमारा MCP
T3 माइनस T2, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर दे तो क्या हो जाएगा, MCP T3 माइनस T2 अपॉन MCP T3 माइनस T2 माइनस MCV T4 माइनस T1 अपॉन MCP T3 माइनस T2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है तो यानी इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल हम लिख सकते हैं 1 माइनस एम से एम कैंसिल, ये देखिए सी बी अपॉन सी पी, या उल्टा कर दे सी बी नीचे आ जाएगा तो सी पी अपॉन सी बी हो जाएगा, तो सी पी अपॉन सी बी गामा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा ब्रैकेट में T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए T4 T3 T2 निकालेंगे, सबको T1 के टर्म में करके एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल हमें निकालना है। अगर 1 से 2 की बात करते हैं हम, फॉर प्रोसेस 1 से 2 की बात करें तो ये क्या है आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो वॉल्यूम के टर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, या इसको हम ये भी तो कह सकते हैं V1 अपॉन V2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 की पावर, सॉरी हाँ V1 इधर है, V1 अपॉन V2 हो जाएगा T2 अपॉन T1 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, या 1 अपॉन गामा माइनस 1, इसको ना करके इसको दूसरे टर्म में ऐसे लिख देते हैं हम। यहाँ से निकाल लीजिए आप T2 अपॉन T1, क्योंकि हमको T2 चाहिए तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। देखिए V1 अपॉन V2 पर गामा माइनस 1 हो जाएगा, T1 इधर आ जाएगा, T2 अपॉन T1 इक्वल टू, अब V1 अपॉन V2 हमें पता है कि जो हमने V1 अपॉन V2 पढ़ा था ये आपका क्या होता था, R होता था, R ही क्या होता था, ये कंप्रेशन रेशियो होता था, ये हमें पता है, तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि R की पावर गामा माइनस 1। यानी अगर हम कहें तो हमें क्या मिल गया, T2 अपॉन T1 इक्वल टू R की पावर गामा माइनस 1 मिल गया। ठीक है, यानी T2 इक्वल टू हम कह सकते हैं T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2, देखिए T2 हमें T1 के टर्म में मिल गया। अब T3 की बात करनी है हमें, अगर T3 की बात करनी है हमें तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए कांस्टेंट प्रेशर है 2 से 3, तो जो कांस्टेंट प्रेशर है लिखा सकते हैं फॉर प्रोसेस 2 to 3। कांस्टेंट प्रेशर है तो हम ये कह सकते हैं कि V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, सॉरी 2 से 3 तो यानी V2 अपॉन T2 इक्वल टू V3 अपॉन T3 हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या होता है PV इक्वल टू RT होता है, कांस्टेंट प्रेशर तो P कांस्टेंट हो जाएगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो जाएगा, यानी V अपॉन T आपका कांस्टेंट होगा, तो V अपॉन T कांस्टेंट होगा तो हम कह सकते हैं V2 अपॉन T2 इक्वल टू V3 अपॉन T3। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं V2 नहीं सॉरी V3 पे आते हैं हम, ऐसे लिख देते हैं इसको V3 अपॉन V2 इक्वल टू T3 अपॉन T2 हो जाएगा। देखिए V3 अपॉन V2 इक्वल टू T3 इधर चला जाएगा, T3 अपॉन T2। ठीक है, और इसी को हम एज्यूम करते हैं RC क्या होता है आपका, होता है कट ऑफ रेशियो। V3 अपॉन V2 इक्वल टू T3 अपॉन T2, इसी को हम कहेंगे RC कट ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, जब कंबसन हो रहा है तो उस कंबसन पे कॉन्स्ट वॉल्यूम जितना हो रहा है फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम का रेशियो जो होगा ये आपका कट ऑफ रेशियो होगा, RC कहेंगे इसको कट ऑफ रेशियो। ठीक है, तो यानी यहाँ से अगर हम T3 निकालें तो क्या हो जाएगा, T3 इक्वल टू हम कह सकते हैं RC इंटू T2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 T2 इक्वल टू क्या था, T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1, तो T3 को क्या कर सकते हैं RC इंटू T2 की जगह रख देते हैं T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1, यानी हम ये लिख सकते हैं कि T3 इक्वल टू हो गया T1 इंटू RC इंटू R की पावर गामा माइनस 1। ये T3 भी T1 के टर्म में मिल गया, T2 भी T1 के टर्म में मिल गया, ये इक्वेशन 3 हो गया हमारा। अब बात करते हैं फॉर प्रोसेस 3 to 4। फॉर प्रोसेस 3 to 4, तो ये 3 to 4 की बात करें तो इसमें भी हम ये क्या कह सकते हैं T3 V3 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T4 V4 की पावर गामा माइनस 1। क्यों, क्योंकि ये भी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। ठीक है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें T4 चाहिए तो T4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं T3 इंटू V3 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है,
इसको और थोड़ा कन्वर्ट किया जाए तो V4 किसके बराबर है, V1 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं T3 इंटू V3 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1, या T4 इक्वल टू T3 इंटू V3 अपॉन V2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। V2 कर जाएगा, कोई मतलब है नहीं, V2 से हमने ऊपर नीचे कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि V3 अपॉन V2 हमें पता है RC होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं T4 इक्वल टू T3 इंटू V3 अपॉन V2 क्या हो जाएगा, RC इंटू V1 अपॉन V2 क्या होता है, R होता है, यानी 1 अपॉन R हो जाएगा की पावर गामा माइनस 1। यानी हमें ये मिल गया कि T4 इक्वल टू T3 इंटू RC अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। अब T3 की वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3 T3 इक्वल टू क्या है, T1 इंटू RC इंटू R की पावर गामा माइनस 1। इसको पुट करते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, T4 इक्वल टू T3 की जगह T1 इंटू RC इंटू R की पावर गामा माइनस 1 इंटू यहाँ क्या है, RC की पावर गामा माइनस 1 इंटू R के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R इंटू या रहने दीजिए ऐसे रहने दीजिए 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, क्योंकि R कैंसिल आउट हो जाएगा ना। देखिए R की पावर गामा माइनस 1, R की पावर गामा माइनस 1 कैंसिल हो गया, यानी हमें क्या मिल गया, T4 इक्वल टू मिल गया हमें T1 इंटू RC की पावर 1 प्लस गामा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, यानी RC की पावर गामा। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया, T2 मिल गया T1 के टर्म में, T3 मिल गया T1 के टर्म में, T4 मिल गया T1 के टर्म में, ठीक। और हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, T4 T1 T3 T2 था। अब सब पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 पुटिंग द वैल्यू ऑफ T2 T3 T4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 था, इसे पुट करते हैं तो इफिशिएंसी ऑफ डीजल हमारा क्या निकला था, 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, यानी हम कह सकते 1 माइनस 1 अपॉन गामा, T4 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये देखिए T4 की वैल्यू आई है T1 इंटू RC की पावर गामा, यानी T1 इंटू RC की पावर गामा माइनस T1 अपॉन T3 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये देखिए T3 की वैल्यू हमारी आई थी T1 इंटू RC इंटू R की पावर गामा माइनस 1 माइनस T2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये देखिए T2 की वैल्यू है T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1। तो T2 इक्वल टू हम रख देते हैं T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1। देखिए T1 यहाँ है, T1 यहाँ है, T1 यहाँ है, T1 यहाँ है, T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा ब्रैकेट में RC की पावर गामा माइनस 1 अपॉन RC इंटू R की पावर गामा माइनस 1 माइनस R की पावर गामा माइनस 1। R की पावर गामा माइनस 1 कॉमन करके बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1 इंटू गामा ब्रैकेट में RC की पावर गामा माइनस 1 अपॉन RC माइनस 1। RC क्या हमारा कट ऑफ रेशियो है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में अगर इसको हम लिखना था तो लिख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल जो होगी वो होगी 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में कर देते हैं RC की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा RC माइनस 1, ठीक है। ये हो गई हमारी एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, डीजल साइकिल, ठीक है। अब देखिए इसमें हम देखें, अगर हम ऑटो साइकिल की बात करें तो ऑटो साइकिल में क्या था, अगर हम इसको छिपा लें तो देखिए 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, ये किसकी एफिशिएंसी थी, ये ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी थी। यानी ये जो बड़े ब्रैकेट में फैक्टर है, यही फैक्टर आपका डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, RC फैक्टर, ठीक है। अगर हम इसको नहीं रखते तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हमें मिल जा रही थी। और ये देखिए हमेशा RC माइनस 1 है, RC माइनस 1 है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये टर्म हमेशा आपका ज़्यादा होगा। तो जब ये टर्म ज़्यादा होगा तो यानी इफिशिएंसी डीजल की आपकी हमेशा कम मिलेगी, ठीक है। यानी सीधे R पे डिपेंड कर जाएगा, ये हमेशा 1 से बड़ी होनी है। ये याद रखिएगा, ये जो फैक्टर है RC पर गामा माइनस 1, देखिए 1 से कम किया जा रहा है। RC की बात करेगा, कट ऑफ रेशियो की बात करें तो इसमें से 1 माइनस हो रहा है, यानी ये RC हमेशा कट ऑफ रेशियो आपका हो जाएगा, ये ग्रेटर देन यूनिटी होगा। अगर हम एक फॉर ए फिक्स कंप्रेशन रेशियो बात करते हैं, फॉर ए फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो,
तो हमने ये देखा कि अगर कंप्रेशन रेशियो हम फिक्स कर देंगे तो कंप्रेशन रेशियो फिक्स करने से क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंप्रेशन रेशियो पे डीजल साइकिल का और ऑटो साइकिल का कंपेयर करना है। तो अब अगर हम फिक्स कंप्रेशन रेशियो पे देखते हैं तो ये पता चलता है हमें कि जो भी ऑटो साइकिल जो है वो मोर इफिशियंट है देन डीजल साइकिल, क्योंकि ये टर्म यूनिटी से बड़ा है, ये यूनिटी से बड़ा होगा, ये फिक्स हो जाएगा। तो जब ये बड़ा होगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और वहीं यहाँ पे अगर इस जो बाकी फैक्टर है ये आपका ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर ऑटो साइकिल में नहीं होता है, इसलिए ऑटो साइकिल मोर इफिशियंट देन डीजल साइकिल। तो अब बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो फिक्स के लिए डीजल साइकिल की एफिशिएंसी तो कम नहीं है, तो फिर हमें क्यों हमें ये डीजल साइकिल की जरूरत पड़े, क्यों? हमने ये देखा कि जो भी फ्यूल यूज हुआ जाता है डीजल साइकिल में, जो डीजल फ्यूल यूज करते हैं उसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है ऑटो साइकिल से ज़्यादा होता है। तो जब ऑटो साइकिल से ज़्यादा होता है कंप्रेशन रेशियो, तो जो कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है इसका मतलब इसकी डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर हम नॉर्मल बात करते हैं, जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो हायर होगा उतना ज़्यादा आपका डीजल साइकिल की एफिशिएंसी होगी, ठीक है। यानी हायर द कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल आपकी इंक्रीज करती जाएगी जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा। और हमें ये पता है कि ऑटो साइकिल से ज़्यादा का डीजल साइकिल का कंप्रेशन रेशियो होता है। जैसे डीजल साइकिल की बात करें तो कंप्रेशन रेशियो, डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो आर होता है वो 16 से 20 के बीच होता है, जबकि हम अगर ऑटो इंजन यानी एसआई इंजन की बात कर देते हैं, एसआई इंजन का आर जो होता है वो आपका 6 से 10 होता है। तो आर अगर डीजल इंजन का ज़्यादा है तो इफिशियंसी भी ज़्यादा होगी। अब बात होती है कट ऑफ फैक्टर की, आरसी डिपेंड करता है आउटपुट पे, क्योंकि देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे आउटपुट V3/V2 पे आरसी है, तो आउटपुट कितना मिल रहा है हमें इस पर हमेशा आरसी डिपेंड करेगा। यानी जो भी आपका फैक्टर होगा, आरसी फैक्टर होगा, हमेशा आउटपुट पर डिपेंड करेगा। यानी अगर मैक्सिमम आउटपुट है तो हमारा ये मैक्सिमम होगा आरसी फैक्टर, और जितना ज़्यादा आरसी फैक्टर होगा एफिशिएंसी आपकी ये बड़ा होता जाएगा, ये आपका फैक्टर बड़ा होता जाएगा, और जिसकी वजह से ये टर्म छोटा हो जाएगा, और ये टर्म छोटा होगा तो एफिशिएंसी आपकी जो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये था हमारा एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। कितना निकल गया है डीजल साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल कितना निकल गया है 1 - 1 अपॉन आर के पास गामा -1 ब्रैकेट में आरसी पावर गामा -1 अपॉन गामा आरसी -1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर और थर्मल इफिशिएंसी वर्क आउटपुट की। एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल देख लिया, अब वर्क आउटपुट बाकी और मीन इफेक्टिव प्रेशर है, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास।